मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 1 जो था विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसका जो न्यूमेरिकल कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोग कर चुके थे। तो अब बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलॉम है तो इनमें पारस्परिक स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है। दोनों गोलों के बीच की दूरी की तुलना में ए तथा बी की त्रिज्याएं नगण्य हैं। तो क्या कह रहा है कि दो गोले हैं, दो तांबे के गोले जो हैं वो रखे हुए हैं और इस तरह रखे हुए कि इसकी त्रिज्या को आप नगण्य मानिए, ठीक है, इसको 0 मान लीजिए, इसको कुछ मत मानिए। तो आप इसको एक पॉइंट के रूप में दोनों को दर्शा सकते हैं, एक पॉइंट के रूप में दर्शाते हैं और दोनों के बीच की दूरी जो है वो कितनी है, 50 सेंटीमीटर्स है, यानी कि 0.5 मीटर्स है, ठीक है। और दोनों पे आवेश कितना है, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है और वो कितना है 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलॉम। इस पे भी उतना ही चार्ज है 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलॉम। तो आपसे पूछता क्या है इसमें कि प्रतिकर्षण बल दोनों के बीच कितना लग रहा है। इसमें और दो सवाल और हैं। तो पहला सवाल क्या कहता है कि प्रतिकर्षण बल दोनों के बीच कितना लग रहा है। तो प्रतिकर्षण बल या आकर्षण बल दोनों क्या है, विद्युत बल का सूत्र जो है अपना F = 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। यही सूत्र लगेगा सब जगह पे। तो यहाँ भी आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल हो, बल के लिए यही सूत्र है। विद्युत बल के लिए सूत्र जो है अपना वो यही है। तो यहाँ पे क्या है, Q1 = Q2 है, Q1 और Q2 बराबर है और दोनों कितना है 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलॉम। R कितना है 0.5 मीटर्स। तो जब हमारे पास F और R दोनों Q और R दोनों ज्ञात है तो F आसानी से निकल जाएगा। तो F बराबर क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 6.5 इंटू 10⁻⁷ इंटू 6.5 इंटू 10⁻⁷ अपॉन 0.5 इंटू 0.5। ये जो है पॉइंट्स को आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या हो गया ये अपना, ये हमारा आ गया लगभग कितना, और ये 5 से 5 ये कैंसिल कर दिए 13 टाइम्स में, ये भी 13 टाइम्स में कैंसिल हो गया। तो ये क्या हो गया 9 इंटू 169 इंटू 10⁻9 - 14, ठीक है। तो 9 इंटू कीजिए तो यहाँ पे आप लोग को एकदम सरलता से सॉल्व करना है। बस इसमें जो है गुना में ही आप लोग जो समस्या में आते हैं हरदम कि गुना करने नहीं आता है। तो क्या हो गया ये 81 हो गया, 69 54 और 8 कितना हो गया 2, यानी और 9 और 6 कितना हो गया 15। तो क्या हो गया 1521 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1.52 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन्स, इसको ये लिख सकते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखिए, अब इसी के बी में सवाल में क्या कहता है। बी में कहता है कि यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा को 2 गुनी और गोलों के बीच की दूरी को आधी कर दी जाए तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा। इसमें आवेश के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा रहा है, सॉरी आवेश के साथ किया जा रहा है, आवेश को क्या कर दिया जा रहा है, दोगुना कर दिया जा रहा है और दोनों के बीच की दूरी जो है उसको आधा कर दिया जा रहा है। तब देखिए कि उस दोनों के बीच कितना प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं हम कि मान लेते हैं कि जो बदला हुआ आवेश है उसको मान लेते हैं Q डैश। तो Q डैश = क्या हो गया 2Q1, Q1 डैश को क्या हो गया 2Q1 और Q2 डैश जो है उसको कितना मान लिए 2Q2, ठीक। Q1 डैश को 2Q1 और Q2 डैश को 2Q2
और जो आर डैश अपना है वो कितना है, r/2 है। तो अब पहले का बल कितना था, 1.52 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन, ये था अपना जो बल आया। अब बल में क्या परिवर्तन आएगा, तो ये देखिए क्या हो गया, अब फिर से अपना फोर्स का वही सूत्र है, ये कितना हो गया अपना, अब ये तो उतना ही होगा 1/4πε0, ठीक है। और Q डैश जो कितना हो गया 2Q1 इंटू 2Q2 अपॉन r/2, ठीक है। तो ये कितना हो गया, अब r/2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, सॉरी r/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, ये 4 इंटू ये ऊपर चला जाएगा 4, और इसको ब्रैकेट में करके लिख सकते हैं ना हम लोग, ये तो ये तो हमारा f हमको मालूम ही था, ये जो आया हमारा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r², इसका वैल्यू तो हमको पहले से मालूम है कितना है, 1.52 इंटू 10⁻⁷ कूलम। और अब ये क्या, उसको सिर्फ 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना आंसर क्या है, आ जाएगा। सॉरी -7 है, -2 था, सॉरी कितना था, -2 था, -2 न्यूटन, ठीक है। तो ये दोनों को गुना करने के बाद कितना आएगा अपना आंसर, वो आना चाहिए कितना, ये गुना करके देखिए 1.52 इंटू 16 कितना हो गया, 12 1 9 1 5 2 2 3 4 2, यानी क्या 2432, यानी 24.32 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। तो इसको जो है, इस पॉइंट को हम लोग इधर लाके 2 डिजिट और क्या लिख सकते हैं, 0.24 न्यूटन्स। ये अपना दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया कितना, 0.243 न्यूटन्स। तो इस तरह से ए और बी दोनों सॉल्व हो गए। अब तीसरा सवाल जो इसमें है, ये अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि मान लीजिए प्रश्न 12 में गोले ए तथा बी साइज में सर्वसम है तथा उसी साइज का कोई तीसरा अनावेशित गोला पहले गोले के संपर्क में तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाकर अंत में दोनों से ही हटा लिया जाता है। अब ए तथा बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल कितना होगा। तो ये थोड़ा सा इसमें क्या है, ट्रिकी सवाल नहीं है, कह सकते हैं आसान सवाल ही है। तो इसमें आपको क्या करना है कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज को देखना है कि चार्ज किस तरह से ट्रांसफर होता है एक गोले से दूसरे गोले में। मान लिया जाए कि ये एक गोला ए था और दूसरा गोला क्या था, बी था। दोनों के बीच के दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, अभी भी उतना ही है, 0.5 मीटर ही है। तो एक गोला आता है अनावेशित गोला, क्या आता है, सी। तो पहले इसके संपर्क में लाया जाता है इसको। तो जब इसके संपर्क में लाया जाएगा तो क्या होता है, जब ये गोला अनावेशित है और इस पर कोई आवेश है तो इसका जो आवेश है वो इसमें भी ट्रांसफर हो जाएगा और दोनों पे जो है बाद में चार्ज कितना हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। फिर क्या होता है कि अब इसके बाद यहाँ से हटा के फिर इसको बी पे लाया जाता है तो फिर से जो इस पे चार्ज होगा वो इसके साथ मिलके फिर से दोनों में बराबर हो जाएगा। इसमें जितना अगर अधिक चार्ज होगा तो इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, इसमें अगर अधिक चार्ज होगा तो इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। तो फिर से दोनों में चार्ज इक्वल हो जाएगा और उसके बाद दोनों से हटा लिया जाता है। तो जब ऐसा होता है तो दोनों में क्या होगा कि चार्ज डिफरेंस होगा। पहले जितना चार्ज था उतना चार्ज नहीं रहेगा क्योंकि कुछ चार्ज जो है ए और बी दोनों से सी में ट्रांसफर हो जाएगा। तो कितना होगा वो कैसे निकालेंगे, तो पहले क्या होगा, माना ऐसे लिखिए इसको कि जब गोला
सी ए के संपर्क में लाया जाता है, तब क्या होगा? तब मान लिया जाए कि इसका जो है QA का चार्ज कितना हो जाएगा, QA डैश मान लिए हम, और वो किसके बराबर होगा? इसके QC के, QC डैश के। QC पे पहला चार्ज कितना है? 0 चार्ज है इस पे, और इस पे कितना है? Q चार्ज है मान लिया जाए, और इस पे भी Q चार्ज है, दोनों पे चार्ज इक्वल है, तो वो कितना हो जाएगा? QA प्लस QC बाय 2, दोनों को चार्ज के मिला के दोनों पे आधा हो जाएगा, और वो कितना हो जाएगा? QA पे तो Q चार्ज है और QC पे चार्ज कितना है? 0 है, और वो बाय 2, तो कितना हो गया? Q बाय 2। तो अब क्या है? QA पे भी Q बाय 2 चार्ज है, और QC पे भी कितना है? Q बाय 2 चार्ज है। तो अब देखते हैं क्या कि पुनः गोला C को B के संपर्क में लाने पर जब फिर से गोला C को B के संपर्क में लाया जाता है, तो ये मान लीजिए क्या हो गया? QB डैश बराबर क्या हो जाएगा? QC। अब डबल डैश इसको बोल सकते हैं क्योंकि अब फिर से चार्ज बदलने वाला है, और ये क्या हो जाएगा? QB प्लस QC डैश अपॉन 2। इसको क्या लिख सकते हैं आप? QB पे कितना चार्ज है? Q चार्ज है, और इस पे कितना चार्ज है? QC पे। अब QC डैश कितना है? Q बाय 2 बाय 2। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? ये कितना हो गया? 3Q बाय 4। कितना हो गया ये चार्ज? 3Q बाय 4 चार्ज अब इस पे हो गया। तो अब जो है QB पे कितना चार्ज है? 3Q बाय 4 है, और QA पे कितना चार्ज है? Q बाय 2 है। तो जब अब दोनों पे चार्ज हमको मिल गया, तो अब आसानी से दोनों के बीच अब नया प्रतिकर्षण बल कितना होगा? चार्ज घट के अब QA पे कितना चार्ज बच गया? Q बाय 2, और इस पे अब कितना चार्ज बच गया? 3Q बाय 4। तो अब कहता है कि दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल कितना लगेगा? तो क्या हो जाएगा? वही F इक्वल्स टू अपना सूत्र जो है QA डैश QB डैश अपॉन R²। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? इसको यही मान लीजिए। QA डैश कितना है? Q बाय 2, और QB डैश कितना है? 3Q बाय 4 अपॉन R²। ठीक है, तो ये कितना हो गया? अब 3/8 कह सकते हैं इंटू F। ये तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², तो F के बराबर था, और F का वैल्यू कितना था? 1.52 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन था। अब जो है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे जब, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0.57 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं? 5.7 इंटू 10⁻⁻³ न्यूटन। ये आपका क्वेश्चन 13 जो है वो सॉल्व हो गया इस तरह से। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन 14 क्या कहता है? क्वेश्चन 14 देखते हैं। अब इसमें क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 14 में? क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि एक चित्र दिया हुआ है आपके सामने। चित्र में क्या है कि
किसी एक समान स्थिर विद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कणों के पथ चिन्ह दर्शाए गए हैं। 3 आवेशित कण है, ये 1, 2 और 3। उसका पथ चिन्ह किस तरह है, किस तरह से उसका डेविएशन है, किस तरह से चल रहा है। ये विद्युत क्षेत्र जो है वो एक समान है, कहीं पे भी अलग नहीं है। और इसमें 3 कण को जो है 3 छोड़ दिए गए हैं और तीनों आवेशित कण के विद्युत विक्षेप को जो है वो दिखाया गया है। ठीक है, तो क्या है कि तीनों आवेशों के चिन्ह लिखिए। इनमें से किस कण का आवेश संहति अनुपात Q/m में अधिकतम है। और क्या कहता है कि Q/m जो है इसमें किसमें अधिकतम है और तीनों का क्या चिन्ह है। तो चिन्ह तो साफ हमको दिख रहा है क्या कि ये जो है वो क्या डेविएट हो रहा है, इधर हो रहा है, पॉजिटिव से इधर डेविएट हो रहा है, यानी ये क्या होगा कि पॉजिटिवली चार्ज होगा, 3 भी पॉजिटिवली चार्ज होगा और ये जो है इधर आकर्षित हो रहा है, यानी क्या है ये निगेटिवली चार्ज होगा। तो एक निगेटिव चार्ज है और 2 और 3 जो है वो क्या है पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये दो हमको आवेश चिन्ह तो पता चल गया। और एक जो है ये आपका क्या कह रहा है कि Q/m किसके लिए अधिक होगा, तो उसके लिए पार्श्विक विस्थापन का एक सूत्र होता है। क्या होता है वो कि y = QE/2m Vx², यानी कि Vx² क्या है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में कणों की गति है और x² क्या है कितनी दूरी इस दिशा में तय किया गया है। Vx क्या है विद्युत क्षेत्र की दिशा में वेग और ये क्या x क्या है तय की गई दूरी। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि E/2Vx² × Q/m x²। तो अब देखिए कि E क्या है सबके लिए समान है। E जो है विद्युत क्षेत्र सभी कणों के लिए समान है। Vx जो है वो सबकी गति भी क्या है समान है और तय की गई दूरी भी सबके लिए समान है और 2 तो कांस्टेंट है। तो टोटली जो y है y किस पे डिपेंड कर रहा है Q/m पे। तो Q/m पे जब डिपेंड कर रहा है y, तो y जहाँ पे जिसका अधिक होगा उसी का Q/m भी अधिक होगा। तो y जिसका यानी कि जिसका डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा है उसी का Q/m जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। तो आप लोग चित्र में देख सकते हैं कि ये जो कण 3 है उसका डेविएशन जो है उसका डिफ्लेक्शन जो है वो इन दो बाकी दोनों कणों से अधिक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कण 3 का ये जो है आवेश संहति अनुपात Q/m ये क्या होगा सर्वाधिक होगा। ये Q/m सर्वाधिक होगा किसके लिए कण 3 के लिए। तो यही था आपका क्वेश्चन 14। अब क्वेश्चन 15 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कहता है अपना कि एक समान विद्युत क्षेत्र E = कितना है सॉरी क्वेश्चन 15 है। क्या कहता है कि एक समान विद्युत क्षेत्र E = 3 × 10⁻³ I न्यूटन पर कूलॉम पर विचार कीजिए। तो ये इस पे विचार करने का क्या है, ये सीधे कह रहा है कि E का जो है ये जो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है I की तरफ है, यानी x तल की तरफ है, x एक्सिस की तरफ है। I का मतलब क्या हुआ x एक्सिस की तरफ है। ठीक है, इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के उस पार से जिसका तल yz के समानांतर है गुजरने पर फ्लक्स क्या होगा। तो एक आप ड्रॉ कर लीजिए वर्ग जिसका कि तल किधर है yz के समानांतर है, यानी क्या है इसका तल जो है वो yz के समानांतर है। तो ये इधर क्या हो गया x एक्सिस हो गया। ठीक है, ये x एक्सिस की तरफ हो गया। ये जो है क्या हो गया x एक्सिस की तरफ है। ठीक है, ये E है। और क्या कहता है इसकी भुजा कितनी है, यहाँ आप भुजा लिख सकते हैं कितना 10 सेंटीमीटर। कितना है भुजा 10 सेंटीमीटर है। तो इसको आप सबसे पहले क्या होता है फ्लक्स का सूत्र क्या होता है
एस, यहाँ पे एस क्या है, तल का क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा इंटू भुजा। तो एक भुजा कितना है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर है, तो ये इसको अगर हम मीटर में परिवर्तित करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये क्या हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका मान है, क्षेत्रफल का मान, किसका मान है, क्षेत्रफल का मान है। और फाई ई बराबर क्या होता है, ई डॉट एस, क्या होता है, ई डॉट एस। ये क्या है, विद्युत फ्लक्स है। और ई का वैल्यू कितना है, ई का वैल्यू 3 इंटू 10⁻³ आई न्यूटन प्रति कूलॉम है। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 इंटू 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया अपना, आपका इसका क्षेत्रफल हो गया। जब क्षेत्रफल मिल गया हमको, यानी एस मिल गया, ई ज्ञात है, तो फाई निकाल सकते हैं। तो थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, क्योंकि इसका ये क्या है, विद्युत क्षेत्र x की दिशा में है और ये तल भी किधर है, x की दिशा में है, यानी कि एंगल कितना बनाएगा, 0 डिग्री का बनाएगा। तो क्या होता है, फाई इक्वल्स टू क्या होता है, ई डॉट एस, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, ई एस कॉस थीटा। कितना लिख सकते हैं, ई एस कॉस थीटा। तो ई का वैल्यू कितना है, 3 इंटू 10⁻³ और एस का वैल्यू कितना है, 1 इंटू 10⁻⁻²। और cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। cos 0 डिग्री का वैल्यू 1। अब ये कितना हो गया, तो 10 इंटू 10⁻1 यानी 3 - 2 यानी 1, ये कितना हो गया 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम। ये आपका क्या हो गया, विद्युत फ्लक्स हो गया। विद्युत फ्लक्स कितना आ गया, 30 न्यूटन मीटर प्रति सेकंड, 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम। इसी में अगला सवाल अपना है, क्या कहता है, इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा यदि तल के साथ अभिलंब x अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाता है। यानी अब क्या हो गया आपके पास, थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया 60 डिग्री, इसका 15 का b है ये क्या कहता है कि थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री जब हो जाएगा तो क्या होगा, फाई बराबर ई एस कॉस थीटा होता है ना। तो कॉस थीटा कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, और ई एस का वैल्यू कितना आया था अपना 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम आया था। और कॉस 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2। आप लिख सकते हैं इसको, इसे ई एस कॉस 60 डिग्री, ठीक है। तो कॉस 60 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो गया 1/2, यानी ये कितना हो गया 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम, ठीक है। ये क्वेश्चन बी हो गया आपका 15 का। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला सवाल आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स 8 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम है। तो पहला क्वेश्चन इसमें है क्या कि बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है। तो आपके पास क्या दिया हुआ है, विद्युत फ्लक्स का मान दिया हुआ है जो कि कितना है 8.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम है। तो कहता है क्या कि कितना है बॉक्स के भीतर नेट आवेश। तो आपके पास दिया हुआ ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको पहले दिन लिखाए थे, कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है। तो मानते हैं कि माना कि बॉक्स के अंदर क्या है, नेट आवेश Q है। मानते हैं कि बॉक्स के अंदर नेट आवेश Q है। तो एक सूत्र था आपके पास कि विद्युत फ्लक्स फाई का मान क्या होता है
Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ये आपको पता है, ये क्या है, एक सूत्र है विद्युत फ्लक्स निकालने का। जब आपको नेट आवेश पता हो तो हम फाई को निकाल सकते हैं किस तरह से, Q बाय एप्सिलॉन नॉट से। तो अब इससे हमको Q भी मिल जाएगा, तो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसका कितना वैल्यू है, 8 इंटू 10⁻³ इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो ये क्या हो गया अपना, ये दोनों को अगर गुना करेंगे तो कितना आएगा, 70.832 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं क्या, 0.071 इंटू, ये कितना आ गया, 10⁻⁻6 कूलम हो गया। तो 10⁻⁻6 जब रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं, म्यू कूलम। तो ये क्या हो गया आपका, बॉक्स के अंदर नेट आवेश कितना होगा, 0.071 म्यू कूलम। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि चित्र में दर्शाए के अनुसार 10 सेंटीमीटर के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर कोई 10 म्यूसी आवेश रखा है। यह इस आवेश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या है। तो आपके चित्र में सिर्फ क्या है, ये वाला ABCD पृष्ठ दिया हुआ है। तो कोई भी गॉसियन सरफेस का निर्माण करने के लिए क्या करना होता है, उसको क्लोज करना होता है। तो ये हम एक आर्बिट्रेरी लाइंस खींच लिए और इसको, इस एरिया को क्या किए, एक घन के रूप में परिवर्तित कर दिए हैं, तभी हमको एक गॉसियन सरफेस मिलेगा। गॉसियन सरफेस हमेशा क्या होता है, एक क्लोज सरफेस होता है। तो इसको क्लोज करने के लिए ये हम खींचे हैं। तो क्या कहता है कि ABCD से कितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा। ठीक है, तो ये कितना है, इसकी वर्ग का ये कितना है, साइड का वैल्यू कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से इसके सेंटर पे रखा हुआ है, तो यानी क्या है कि ये 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पे रखा हुआ है एक आवेश। इस आवेश का वैल्यू कितना है, +10 म्यूसी है। तो कहता है कि प्लस Q इक्वल्स टू कितना है, +10 म्यू कूलम है, जो कि घन के केंद्र पर रखा हुआ है। तो गॉस प्रमेय के अनुसार किसी घन के सभी 6 पृष्ठों से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, बराबर Q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। यदि यानी इसके सेंटर में कितना है, +Q चार्ज है, और Q बाय एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इसके सभी 6 पृष्ठों से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है। तो हमको क्या पूछ रहा है कि एक पृष्ठ से होकर कितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो एक पृष्ठ से होकर गुजरने के लिए इसको क्या करना होगा, 1/6, या फिर इसको 6 से भाग देना होगा। क्या हो गया, 1/6 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q का वैल्यू कितना है, 1/6 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻6 है ना, अपॉन 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये कितना हो जाएगा, आप जब सॉल्व कीजिएगा तो आएगा क्या आपका, 1.88 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये आपका क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा कितना, 1.88 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि 2 म्यूसी का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गॉसिय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स कितना है, नेट फ्लक्स पूछ रहा है, यानी संपूर्ण पृष्ठ के लिए पूछ रहा है। तो यहाँ पे Q अपना कितना है, Q इक्वल्स टू 2.0 इंटू 10⁻⁻7 कूलम है, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है,
तो ये हो गया, तो अपना कितना आ जाएगा, सीधे निकालना है हमको क्या, ये 5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, q बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी 2.0 या फिर 2 सीधे लिखिए 2 इंटू 10 पावर माइनस 6 इंटू बाय 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12, ये आपका क्या आ जाएगा 2.26 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन मीटर प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये आपका क्या आएगा, क्वेश्चन 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 में है कि किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गाउसीय पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स 1 इंटू 10 पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है। तो पहला है कि यदि गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी हो जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो क्या है कि एक बिंदु आवेश है और उसको क्या है, उसको क्या केंद्र मान लिया गया है और एक गॉसीय पृष्ठ मान लिया जाए कि खींचा गया है। तो गॉसीय पृष्ठ खींचा गया है, तो अब पूछ रहा है क्या कि यदि इसकी त्रिज्या को दुगनी कर दी जाए तो फ्लक्स क्या होगा, बिंदु तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। और पहले का फ्लक्स कितना है, 1 इंटू 10 टू पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है। ठीक है, ये फ्लक्स का वैल्यू है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12। ठीक है, तो आपको पता है कि ये जो है ये त्रिज्या पे डिपेंड नहीं होता है, ये नेट आवेश पे डिपेंड करता है और किस पृष्ठ से होकर गुजर रहा फ्लक्स इस पे डिपेंड करता है। त्रिज्या पे फ्लक्स जो है डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए त्रिज्या के घटाने या बढ़ाने से फ्लक्स के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है, तो फ्लक्स अभी भी उतना ही रहेगा। ठीक है, तो अब दूसरा सवाल क्या करता है कि बिंदु आवेश का मान कितना होगा, यानी कि Q का वैल्यू पूछ रहा है B में क्या पूछ रहा है, Q का वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको पता है कि फाई इक्वल्स टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फिर हम इसको लिख सकते हैं Q इक्वल्स टू फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो फाई का वैल्यू भी हमको पता है, ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट का भी वैल्यू पता है। जब दोनों का वैल्यू पता है हमको, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, -9 कूलम, ये आपका Q का वैल्यू आ गया क्वेश्चन 20 के B में। आइए अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है। तो 10 सेंटीमीटर का त्रिज्या का कोई गोला है जिस पे कि हमको आवेश का मान ज्ञात नहीं है, उस पे कितना आवेश है ये हमको ज्ञात करना है। यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र जो है, मान लिया जाए एक गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, और इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कितना है, E का वैल्यू कितना है, E बराबर है कितना, 1.5 इंटू 10 टू पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम। तो यानी आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे जो R है इज ग्रेटर देन R है, या फिर आप इसको हाँ ऐसे ही लिख सकते हैं। तो ये क्या है, गोले की त्रिज्या है, और ये क्या है, दूरी है विद्युत क्षेत्र की केंद्र से। तो क्या है, ये R इज ग्रेटर देन R है। R इक्वल्स टू कितना है, 10 सेंटीमीटर्स, और स्मॉल r इक्वल्स टू कितना है, 20 सेंटीमीटर्स, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, 0.2 मीटर्स भी कह सकते हैं। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है कि ये जो विद्युत क्षेत्र है 1.5 इंटू 10 पावर
3 न्यूटन प्रति कूलम है और त्रिज्यतः अंतर्मुखी है, यानी क्या है कि अंदर की ओर है। ये जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है किधर है, गोले के अंदर की ओर है, त्रिज्यतः अंतर्मुखी है। तो गोले पर नेट आवेश कितना है, यानी आपसे Q का वैल्यू पूछा जा रहा है कि Q कितना है। तो आपको पता है कि E इक्वल्स टू कितना होता है, 1/4πε0 इंटू Q/r²। ये क्या होता है आपका विद्युत क्षेत्र का सूत्र है। तो हमारे पास क्या है, Q ज्ञात है, इसका वैल्यू पता है हमको, निकालना क्या है, ये आवेश का मान ज्ञात करना है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि E इंटू 4πε0 इंटू r² इक्वल्स टू Q। तो Q का वैल्यू क्या हो गया, Q इक्वल्स टू हो गया E 4πε0 r²। अब E का वैल्यू कितना है, 1.5 इंटू 10⁻³ और 4πε0 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/9 इंटू 10⁻9 और इंटू r² का वैल्यू कितना, r 0.2 इंटू 0.2 है ना, r² 0.2 इंटू 0.2। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका लगभग कितना आएगा, 6.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आपका क्या आएगा, Q का वैल्यू आएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू कितना आएगा, 6.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आएगा। और चूंकि जो है क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर है, तो इससे हमको क्या पता चलता है, किसका अंदर की ओर होता है, ये किसका है, साइन निगेटिव चार्ज का, यानी क्या है, ये क्या है, एक ऋण आवेशित है। क्या है, ऋण आवेश होगा। आवेश क्या है, ऋण आवेश है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 22 में है कि 2.4 मीटर व्यास के एक समान आवेशित चालक का पृष्ठीय आवेश घनत्व 80 म्यू कूलम है। क्या है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व को किससे लिखते हैं, सिग्मा से, और ये कितना है, 80 म्यू सी है, यानी 80 म्यू कूलम है। तो आपको पता है कि पृष्ठीय घनत्व आवेश क्या होता है, Q/A है ना। और यहाँ पे क्या है, एक गोला है, ठीक है, एक आवेशित व्यास है, तो यानी क्या है, एक गोला है। तो व्यास यानी D इक्वल्स टू कितना है, 2.4 मीटर है। ठीक है, 2.4 मीटर है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, D/2, यानी क्या हो जाएगा, 2.4/2 यानी 1.2 मीटर्स हो जाएगा। R का वैल्यू कितना आ गया, 1.2 मीटर्स। और सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है, Q/A, और यहाँ पे Q और A का वैल्यू कितना है, 4πr²। तो सिग्मा इक्वल्स टू कितना हो गया, 4πr²। तो इससे हम लोग आसानी से क्या निकाल सकते हैं, Q निकाल सकते हैं। तभी तो जब Q निकल जाएगा तो क्या कहता है कि गोले का आवेश ज्ञात कीजिए। Q आपको निकालने के लिए कह रहा है, यानी आपको वैल्यू क्या पूछ रहा है, Q का, कि Q क्या है। ठीक है, तो सिग्मा इक्वल्स टू कितना हो गया, सिग्मा इक्वल्स टू हो गया Q/4πr², या फिर आपका क्या कह सकते हैं कि Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा 4πr²। तो सिग्मा का वैल्यू आपके पास क्या है, सिग्मा का वैल्यू कितना है, 80 म्यू कूलम, यानी 80 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू R का वैल्यू कितना हो गया, 1.2 इंटू 1.2। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 1.45 इंटू 10⁻⁻3 कूलम। ये आपका क्या आ गया, Q का वैल्यू आ गया। ये तो क्वेश्चन A हो गया इसका। अब इसी 22 में क्वेश्चन B कहता है कि गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स कितना है। तो हमारे पास क्या है, Q ज्ञात है। Q का वैल्यू कितना हो गया, क्वेश्चन B इसी का है। Q इक्वल्स टू कितना हो गया, 1.45 इंटू 10⁻³ कूलम हो गया। और
एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12, जो भी ऐसा यूनिट होता है अपना लिख लेंगे। तो उसके बाद क्या हो गया इसमें फाई इक्वल्स टू क्या होता है सिग्मा अपॉन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू का वैल्यू कितना है 1.45 इंटू 10 पावर माइनस 3 अपॉन 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12। तो आपके पास विद्युत फ्लक्स का मान कितना आ जाएगा 1.64 इंटू 10 टू पावर 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम। ये आपका क्वेश्चन बी का हो गया 22 का विद्युत फ्लक्स का मान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो बेहद आसान है। क्वेश्चन नंबर 24 पे हम लोग आते हैं क्या कि दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समानांतर एवं निकट हैं। इनके भीतरी फलकों पर प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्वों के चिन्ह विपरीत तथा इनके परिमाण बराबर हैं कितना 17 इंटू 10 पावर माइनस 3 कूलॉम प्रति मीटर है। तो पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, दूसरा है दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, तथा तीसरा क्या है प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र ई का परिमाण परिकलित कीजिए। यानी कि दो जो प्लेट है बहुत पतला प्लेट जो है दोनों एक दूसरे के समानांतर रखा हुआ है। तो दो प्लेट सबसे पहले खींच लेते हैं। दो प्लेट जो है एक दूसरे के समानांतर रखा हुआ है और दोनों पे क्या है पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है दोनों पर बराबर है, सिग्मा है दोनों का वैल्यू, और दोनों का चिन्ह क्या है विपरीत है। तो कहता है कि यदि इस तरह से ये खींचा गया है तो आपको कहता है कि सबसे पहले ये मान लिया जाए कि प्लेट ए है और ये प्लेट बी है। तो इसके बाह्य क्षेत्र पे कितना विद्युत क्षेत्र होगा, इसके बाह्य क्षेत्र पे कितना होगा, और दोनों के बीच जो है विद्युत क्षेत्र वो कितना होगा ये ज्ञात करना है हमको। तो इसके लिए क्या होगा कि सबसे पहले हम दिशा देख लेंगे। तो ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये क्या होगा इधर, ठीक है, और ये निगेटिवली चार्ज है तो ये मान लिया जाए इसके लिए क्या है ई ए और इसके लिए क्या है ई बी। ये क्या होगा इसके लिए ई ए इधर होगा और ई बी क्या होगा इधर होगा, और इसकी यहाँ पे क्या होगा ई बी इधर होगा और ई ए क्या होगा इधर होगा। तो यहाँ पे दोनों क्या है एक दूसरे के अपोजिट है तो दोनों का मान क्या है बराबर है। यहाँ पे क्या है एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों का मान बराबर है। यहाँ पे दोनों क्या है एक ही दिशा में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ई ए माइनस ई बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ये, ठीक है। E इक्वल्स टू क्या होता है आपको वैल्यू पता है। E इक्वल्स टू क्या होता है, एक सूत्र आप लोग पढ़े थे, E बराबर क्या होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये वाला सूत्र आपको यहाँ पे याद रखना होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोनों अलग अलग दिशा में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसके लिए ये यानी कि क्वेश्चन ए का जो है वो आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्वेश्चन बी के लिए भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा वैल्यू। और क्वेश्चन सी में क्या कहता है जब दोनों एक ही दिशा में है तो ये क्या हो जाएगा ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों क्या होगा ऐड हो जाएगा और ये ऐड हो जाके क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि सिग्मा का वैल्यू कितना है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ये जो है परिमाण जो है इसका सिग्मा का परिमाण कितना था 17 इंटू 10 पावर माइनस 23 था। और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तो ज्ञात ही है आपको। तो आप यहाँ से क्या होगा कि निकाल लेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट यानी 17 इंटू 10 पावर माइनस 23
22 था ये, सर 22 बाय 8.85 इंटू 10⁻⁻12, तो ये आपका क्या आ जाएगा सॉल्व होके 1.92 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन प्रति कूलम। ये आपका वैल्यू आया किसका, क्वेश्चन नंबर 24 का। तो इसी के साथ आपका क्या है कि ये चैप्टर जो है समाप्त हो गया है। हम लोग अगला चैप्टर का भी थ्योरी लगभग कंप्लीट कर लिए हैं, तो जो थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है वो मैं कल भेज दूंगा, और उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज जो चैप्टर 2 है अपना उसका क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी का करेंगे। तो चैप्टर 1 आपका पूरी तरह से क्या हुआ, कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद। अगले दिन फिर मिलते हैं मैथ के साथ, और आपका जो ये है बायोलॉजी का नोट्स वो अभी तुरंत भेज दिया जाएगा। धन्यवाद।